बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको दोबारा इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने हमेशा इस बात को मुकद्दम रखा कि वो अपने अरकान की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफ़ा करे और टैक्स के जदीद कवानीन व निज़ाम से लम्हा लम्हा अपने मेंबरान को आरास्ता रखा जाए। आज का ये सेमिनार इसी सिलसिले की एक अहम और मजबूत कड़ी है। हमारी बार के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस गाजी साहब और मेरी एग्जेक्टिव बॉडी का ये अज़म है और दिन रात कोशिश है कि मुल्तान टैक्स बार ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पूरे मुल्क की एक मुमताज़ और फ़ाल तरीन बार के तौर पर उभरे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ताईं अपने ज़मीर के उसके मुताबिक मुतमईन हैं कि अब तक जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अपनी ज़ाती काविशें भी शामिल करके, पर्सनल रिसोर्सेज को शामिल करके हम उनमें उन सहूलियात को हासिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मेंबरान की फलाह बहबूद और पेशा वराना तरक्की व रहनुमाई के लिए ऐसे तालीमी और तदरीसी व इल्मी और अमली वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के इनेकाद की अमली कोशिशें जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब नदीम भट्ट साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सेशन को रिज्यूम करें। जनाब मोहतरम नदीम भट्ट। ठीक कि ये एक पार्ट तो हमने आपके सामने कर लिया था जो कि अमेंडमेंट्स थी, इफेक्टिव थी 2026 के लिए थ्रू फाइनेंस एक्ट एंड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द अपीलेट बॉडी। अब ये जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, ये जिनके आगे मैंने वैसे तो ये 32 तकरीबन 33 अमेंडमेंट्स हैं, तो इसको मैंने क्वेश्चन आंसर में ना कन्वर्ट किया हुआ है, वो मैं आपसे वन बाय वन करके शेयर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जी इसका साइज बड़ा कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि वो दूसरे वाली खोल ले फाइल कि रिटर्न कौन फाइल करेगा। अब मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 114 सेक्शन आपके पास है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि जी इनकम टैक्स में कौन लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना लाजमी है, तो 114 सेक्शन आपके पास है, उसको आराम से पढ़े। उसमें एक लिस्ट पूरी पड़ी हुई है। कंपनी के लिए लाजमी है, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको पिछले 2 साल में टैक्स लगा हुआ है, आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है, आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, आपके पास स्पेसिफाइड एरिया का वो स्पेसिफाइड अपार्टमेंट है, प्लॉट है, तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें उन्होंने। एक ये भी है कि इनकम बिजनेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से कम है, तो मुख्तलिफ आपको उसके अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। कब फाइल करना है वो डेट आपको पता है। स्पेशल जनरली 30 सितंबर है इंडिविजुअल AOP या जिनका स्पेशल टैक्स ईयर है, वरना 31 दिसंबर जिन कंपनी का नॉर्मल जो ईयर एंड है। हाँ। कौन करेगा वो बात होगी, कब करेगा ये भी आ गई, कैसे करना है, ऑनलाइन फाइल करना। ये तो एक आपको 118 सेक्शन में वो सारा आपका 114। फिर वेल्थ स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा 116 सेक्शन में, ठीक है। फिर आपकी जो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम है 116A है। सो
ये तो एक ओवरऑल व्यू आपके पास आ गया। अब इसके एक पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया कि मैंने इसमें से रिटर्न फाइल कौन सी करनी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, अपने आप से भी और आप लोगों से भी। मैंने रिटर्न कौन सी फाइल करनी है भाई, टैक्स पेयर ने रिटर्न कौन सी फाइल करनी है? तो 3 कैटेगरीज आपके पास आ गई, एक इंडिविजुअल है, एक एओपी है और एक कंपनी है आपकी। अब आप ज़रा वो नंबर 2 वाले को क्लिक करते हैं, अगर नहीं पीछे, हाँ 2 का जो वो ग्रीन, हाँ ये वाला। अब इंडिविजुअल के लिए जब इसको चेक किया गया तो 3 तरह की रिटर्न्स मेरे सामने आ रही हैं। या तो वो बंदा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जाएगा, या स्मॉल रिटेलर है, या फिर नॉर्मल रिटर्न आपकी आती है। एओपी और कंपनी को देखते हैं तो उनके लिए एसएमई या नॉर्मल रिटर्न उनके पास है, अदरवाइज और इनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पहले टैक्स पेयर को आप चेक कर लें वो किस में फॉल करता है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके बाद फिर चेक करें कि इसके पर रिटर्न कौन सी आती है। टियर 1 वो रिटेलर वाला तो मैंने आपको करा दिया, एसएमई पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये 2021 से ऑनवर्ड अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी ना 2 मेन कंडीशन हैं, एक तो आपकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर एज पर ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स वो 250 मिलियन से एक्सीड ना करें, और आप मैन्युफैक्चरर हो। तो दिस इज़ द बेस्ट इंसेंटिव गिवन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एग्जम्पशन के बाद ये बेस्ट बेनिफिट है कि आपने, अगर आपका टैक्स पेयर चाहे इंडिविजुअल है, आप देख रहे हैं आपको एसएमई तीनों में नज़र आएगा, इंडिविजुअल में भी, एओपी में भी और कंपनी में भी। तो ये तीनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन 2 कंडीशन मेट करने के बाद, एक आप मैन्युफैक्चरर हो और दूसरा आपकी टर्नओवर जो एज पर ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स वो 250 मिलियन से एक्सीड ना करें। ये कोरोना वायरस की पैदाइश है, इसके पीछे आपके वज़ीर आज़म साहब जो भी उस वक्त थे, प्लस आने वाले, और समेडा, इसलिए ये कंटिन्यू कर रहा है। वो खाली कोरोना नहीं है, ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को बूस्टअप भी करना चाह रहे हैं। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में है, इसी तरह पाकिस्तान में भी एसएमई को बूस्टअप किया जाता है, क्योंकि उससे जॉब्स काफ़ी क्रिएट होती हैं और मीडियम साइज़ में इन्वेस्टमेंट भी रीज़नेबल के ऊपर बंदा नहीं जा रहा होता। अब फ़ायदा क्या होगा जरा, मैं कहता हूँ जी, अब इसमें कैटेगरी 2 हैं। कैटेगरी 1 को मैं स्मॉल इंटरप्राइजेज कहता हूँ और कैटेगरी 2 को मीडियम इंटरप्राइजेज। स्मॉल इंटरप्राइजेज का मतलब है कि टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो गई, वो स्मॉल है। 100 मिलियन से ज़्यादा, पर 250 मिलियन से कम या बराबर ऊपर नहीं जा रहा, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज है। अब करना क्या है इसको, मैंने आपने कैटेगरी 1 में जहाँ 100 मिलियन है वहाँ पे 0.25% ऑफ द टर्नओवर पे करना है, और कैटेगरी 2 में 0.5% पे करना है, और ये फाइनल टैक्स है। अब इसके अलावा जो आपका कटा होगा, आप एडजस्टमेंट क्लेम करें, रिफंड मांग लें, वो आपको टर्नओवर टैक्स भी नहीं लगेगा, आपका ऑडिट में भी सहूलत उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा है और लॉस कम है। सो मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर है। अपने क्लाइंट्स को चेक करें, अगर वो इसमें फॉल करते हैं तो आप उसको जेन में 2-3 चीज़ें और रखिएगा कि 3 साल तक आप इसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर पहले साल के बाद दूसरे या तीसरे साल में आपका टैक्स पेयर मैन्युफैक्चरर ना रहा, यानी आपने बंद ही कर दिया सब कुछ, या उसकी टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड कर गई, तो फिर आप एसएमई में नहीं रहेंगे, फिर आप नॉर्मल रिटर्न अपनी जो है वो फाइल करेंगे। सो तीन चीज़ें आपने देखनी है। क्या ये स्मॉल रिटेलर तो नहीं है? नहीं है। क्या ये एसएमई में तो फॉल नहीं करता? नहीं करता। और अगर ये नहीं करता तो फिर आपको नॉर्मल जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी। ये तो आ गया पहला पॉइंट कि जनाब मैंने रिटर्न कौन सी फाइल करनी है। इसके अलावा आपको एक और नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर करता चलूँ कि कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 2 में जब अल्फ़ाबेटिकली आप जाएंगे तो एक डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की भी। तो अगर स्मॉल कंपनी में आप फॉल कर गए
जो कि ओबियसली एसएमई में नहीं आएगा, तो उसका रेट जो टैक्स रेट है वो 20% है। तो ये भी ज़रा आप देखें कि आपकी कंपनी के भी 2 हिस्से हो गए, 3 हो गए बल्कि। अगर एसएमई में गया तो ठीक है, ना गया तो मैं स्मॉल कंपनी में देखूंगा, उसमें भी ना गया तो फिर मैं स्टैंडर्ड रेट जो 29% रेट है उसके अंदर मैं फॉल कर जाऊंगा। तो ये टाइप ऑफ रिटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स पेयर किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसको कौन सी रिटर्न उसके क्रेडेंशियल के मुताबिक उसको अप्लाई हो रही, ताकि आप लॉ की कंप्लायंस कर सकें। ये मेरा पहला पॉइंट था। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा, मैं इसका जो सीक्वेंस है ना थोड़ा आगे पीछे करूँगा, बाकी आप सारा इसी तरह ही पढ़ेंगे। मैंने अपने लिहाज से आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए इसका सीक्वेंस जो है वो मैंने चेंज करना है। अच्छा जी इमरान साहब, इसमें ना आप इसको ऊपर क्लिक करें और हाँ जी, बल्कि उधर ही वापस आए, एक और कर लेते हैं, अगला भी आगे आए, अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज, नहीं ये नहीं, आगे बस इधर नहीं, पीछे, ये 4 नंबर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला मेरा पॉइंट क्या था, लीगल स्टेटस चेक करें और टाइप ऑफ रिटर्न कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर, वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो मैं इंटीग्रल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको ऊपर रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि ये मुझे पहले टेस्ट करने हैं। दूसरा मेरा सवाल है, आपके टैक्स पेयर का लीगल, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? उन्होंने आपसे पूछा भी हुआ है। अगर इंडिविजुअल 183 दिन पाकिस्तान में है या उससे ज़्यादा, तो क्या होगा, वो स्टेड मोर देन 183 डेज, तो वो रेजिडेंट है। लेकिन इसमें एक और क्लॉज भी है, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप किसी भी कंट्री के अगर रेजिडेंट ना बने तो पाकिस्तान के लिए आप रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर जो है ना ज़हन में रखने। अच्छा, अब ये जो आप कर रहे हैं, आपने कहा जी रेजिडेंशियल, एओपी का अपनी जगह पे स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस। कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है तो रेजिडेंट कंपनी है, और एओपी का अगर उसका कंट्रोल एंड अफेयर किसी वक्त पाकिस्तान में अगर है तो वो आप पढ़ लीजिएगा, तो वो उसको क्या, वो रेजिडेंट एओपी ट्रीट हो जाएगी। तो ये करके करना क्या मैंने, वाई वी आर डिटर्मिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि सेक्शन 11 का सब सेक्शन 5 और 6 ये कहता है कि अगर आप रेजिडेंट पर्सन बने, चाहे वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है, तो उसकी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा। और अगर आप नॉन रेजिडेंट बने, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, तो फिर आपकी सिर्फ वो इनकम जो पाकिस्तान में आप कमाएंगे उस पे टैक्स लगाया जाएगा। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती जनाब। आपका भाई बाहर काम कर रहा है, वो आपको 4 करोड़ रुपया उसने 1 साल में भेज दिया है, वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। उसने वहाँ टैक्स पे किया या नहीं किया, कहीं टैक्स फ्री जोन है, कहीं टैक्स लगता है, वो इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि वो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू या जो मनी चेंजर है या जो डिफाइंड तरीके हैं उस तरीक़ों से पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए। अगर आप हुंडी के थ्रू या बाय हैंड कैरी करेंगे तो वो पाकिस्तान में वाइट मनी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो खाली कमा लेना काफ़ी नहीं है, उसको रिमिट भी जो अलाउड तरीका है उसी तरीके से वो पैसा पाकिस्तान में आएगा। फिर चाहे आप आगे बिल्डिंग बनाएं, गाड़ियाँ खरीदें, प्लॉट खरीदें, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि वाई, पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन कैसे करना है, 81, 82, 83, 84 या पढ़ लीजिएगा, उसके सेक्शन आपको मिल जाएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी का, कंपनी का और इंडिविजुअल का। फिर पर्पज़ क्या था उसको आपने रेड करना है, 11 सब सेक्शन का 5 और सब सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे, तो ये दोनों को आप रिकंसाइल करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल होगा तो बाद में कर लेंगे। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, इस दफ़ा ना बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट को ना, इमरान साहब आप सीरियल नंबर आपका होगा 13 नंबर, ऐसे ही ले जाएं या जैसे ये बस इधर, पहले इस पे ओवरऑल व्यू ले ले, बाकी आपको नजर आ जाएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं आप, लोग क्या कर रहे थे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे 13 नंबर था,
ये खुद ही बदल गया क्या? ठीक है, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, वो क्या कर रहे थे, अपना कोई कंटेंट वीडियो की शक्ल में, नात की शक्ल में, तलावत की शक्ल में, तर्जमे की शक्ल में, जो भी था, लेक्चर की शक्ल में, व्हाटएवर, तो उनको पैसे बाहर से आना शुरू हो जाते थे। तो 25 तक तो ये कवर्ड था 154A के अंदर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। अब जब उन्हें पता लगा कि भाई लोग तो अंधाधुंध पैसा कमाना आ रहे हैं, जिनकी निकल पड़ी है लॉटरी, वो तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमें तो वो पूरा टैक्स नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी अब आपने जो 26 के अंदर आपने नॉर्मल टैक्स रजीम की रिटर्न आपने फाइल करनी है, यानी अपनी इनकम में से खर्चे माइनस करें, और जनाब जो फिर प्रॉफिट आएगा ना, उसके ऊपर फिर जो आपका जो भी एक कंपनी है तो कंपनी का रेट, इंडिविजुअल एओपी जो रेट है, हमें वो वाला टैक्स देगा। तो ये एक नई अमेंडमेंट है जो आपको 25 की रिटर्न में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो 154A के अंदर कवर्ड था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। अब उसको जब आप 26 में जाएंगे तो ये आपको नया जो कंटेंट है, इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट, और इसके अंदर जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो शामिल नहीं है। वो अलग 154A सेक्शन है, वो अलग से अवेलेबल है। वो IT इनेबल सर्विसेज या अदर सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो उनके रेट अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो इसको भी देख लीजिएगा, अगर कोई बंदा ऐसा आ जाए। पहले तो लोग इसको डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन चूंकि अब चेक एंड बैलेंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बैंक के थ्रू, रेलिवेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आएगा, वो पेपॉल या पाइनियर के थ्रू आया या जो भी अकाउंट में पैसा तो आ गया आपके पास। जब पैसा आ गया है तो बैंक ऑब्वियसली वो रिकंसाइल करना पड़ेगा। ये आपका था जी मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है जी 11 सीरियल पीछे होगा, बस इधर 3 चीज़ें। वैसे मैंने आपको ज़ुबानी बता ही दिया सारा। इस वक्त गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़ और बैंक्स, इन तीनों के पर्टिकुलर्स और डिटेल ऐड किए बगैर रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स क्लाइंट की पूरी लें, गाड़ियों की डिटेल पूरी लें, और प्रॉपर्टी की भी वो एरिया, लोकेशन, साइज़, एड्रेस, वैल्यू अगर एप्लीकेबल है, जो भी है, तो वो सारा कुछ उनसे ऑब्टेन करें, क्योंकि उन्होंने आपसे ये पूरी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ऐड करवानी है प्लस के अंदर बटन में कि भाई ये ज़रा चीज़ें पहले ऐड करो, तो फिर तुमसे बाद में बात करते हैं। तो वो AI को इंसेंटिव देने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आपसे ले रहे हैं। तो ये मेरा आपके साथ चौथा पॉइंट था। क्वेश्चन आप रख लीजिएगा, वो फिर बाद में आपसे कर लेंगे। पांचवा पॉइंट है जी, इसका भी पांचवा ही है, मेरा भी पांचवा और इसका भी पांचवा। वो मैंने अपनी तरतीब ज़रा ऊपर नीचे की हुई है। अब ये क्या है, आपको याद होगा कि MIS के अंदर ना इन्होंने ये 3 चीज़ें पकड़ ली हैं ऑनलाइन से। 3 क्या है? पहला, एक वो टैक्स जो आपने दूसरे लोगों का काटा, द टैक्स विच यू हैव डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी। उसने आपको सेल की, आपने परचेज की, आप विद होल्डिंग एजेंट थे, आपने टैक्स काट लिया। तो जितना आपने एज ए विद होल्डिंग टैक्स काटा वो नंबर 2, फिर उसमें से कितना जमा करवाया आपने वो, और फिर आपकी ऑनलाइन कितनी लोकल और एक्सपोर्ट सेल है और कितनी लोकल परचेज और इंपोर्ट है। ये उन्होंने आपको कहा कि भाई ये फिगर्स आ रही हैं, इनको MIS के साथ आप अपना मिला के हमारे साथ टैली कर लें। अगर आपके पास डिफरेंस की एक्सप्लेनेशन है तो रिकन्सिलिएशन बना के रख लें। कल को आप, जैसे मैंने आपको वो इंपोर्ट की बताई थी कि असेसेबल वैल्यू और अकाउंटिंग में फ़र्क आ रहा है, तो रिकन्सिलिएशन बना लें आप, कोई मसला नहीं है। दोनों लॉ अलग अलग है, दोनों की रिपोर्टिंग अलग है, दोनों के प्रिंसिपल अलग है, लेकिन इनवाइस तो इनवाइस ही रहेगी ना। इनवाइस तो इनवाइस ही रहनी है, वो तो नहीं सेल बदलने लगी, वो परचेज तो नहीं बदलने लगी जिसकी इनवाइसेज आपने डाली हुई है। तो वो जहाँ जहाँ, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो ज़ीरो रेटेड है, चाहे वो टैक्सेबल है, सेल तो सेल ही रहेगी और परचेज भी परचेज ही रहेगी। सो जहाँ डिफरेंस आएगा वो आप इसके साथ, ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जाके मैच करेगी। जहाँ मिस मैच होगा उसकी रिकन्सिलेशन आपने बना लेनी है, ताकि कल को जब ऑडिट हो या अमेंडमेंट इन असेसमेंट करें तो आप आराम से उनको जवाब दे सकें। वरना आपको पता है फिर
वो डिफरेंस अनएक्सप्लेन्ड होगा, 111 सेक्शन इन्वोक हो जाएगा, फिर मसले शुरू हो जाएंगे। सो ये मेरा एक और बात इसमें। अच्छा, ये इसने 3 बताए, मैंने 4 बना लिए, चौथा क्या है? तो भाई जो आपका टैक्स कटा है वो किधर है? वो भी तो इधर ही है MIS में। MIS में 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक वो टैक्स जो आपने काटा और जमा कराया, और एक वो जो आपका कटा 236K पे, 236C में, ठीक है, आपकी 153 में, 148 पे, वो टैक्सेस तो आ रहे हैं वहाँ पे। तो आप अपना भी टैक्स वहाँ से निकाल लें, और उसके अलावा अगर और कोई है तो आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि अभी भी टेलीफोन के बिल, यूटिलिटी के बिल वहाँ पे नहीं आ रहे, सारे बैंक ऑनलाइन नहीं हुए। अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप डील करेंगे वो चेक जमा कराएगा, वो चेक वो कराते हैं 100 पार्टीज़ का एक चेक, वो MIS में नहीं आएगा। मैं 3-4 केसेस फेस कर चुका हूँ जिसमें टैक्स कटा हुआ है, जमा हुआ है, MIS में नहीं आ रहा। क्रेडिट मैंने ले लिया उनसे कि भाई ये ले, ये आपका चेक है, ये लिस्ट है, आप अपने FBR के अकाउंट में जाके चेक करें, ये चेक जमा हो गया। उसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये ना हो कि पीछे लिस्टें चेंज करना शुरू कर दे अब हर दफ़ा कि वो इकट्ठा ही है तो मैं भी शामिल हूँ अंदर। तो ये ज़रा अपनी सेल टैक्स रिटर्न और बाकी चीज़ें भी ज़रा चेक कर लीजिएगा, खाली एविडेंस नहीं देना, वेरीफाइबल क्रॉस वेरिफिकेशन वाला एविडेंस आपने देना है। आंखें, कान और दिमाग ना अपने खुले रखिएगा, वरना वो खोल देंगे बाद में खुद ही कि भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये अब आपने चक्कर दिया हमें, आपने कोई चीज़ सप्लाई नहीं की हुई है, ये हम ही कहीं जा रहे हैं, आप आपका नाम अंदर है, अपनी लिस्ट प्रिंट निकाल के हमें पकड़ा दी है। तो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट आपने देना है। जितनी प्रॉपर्टियाँ, गाड़ी, बैंक जो भी आप देंगे, आपने क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना है थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो प्रिंट आउट भी निकल आते हैं। फेक डॉक्यूमेंट उसकी क्या हैसियत होती है, फिर क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। ये मेरा आ गया 5वां पॉइंट। अच्छा जी, अब मेरा है जी 6ठा पॉइंट, वो आप ऐसे करें, आप मुझे ले जाए, अल्लाह आपका भला करे। वो जो इसके यहाँ से ये शुरू हुआ है ना, उसके शुरू में मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ जी, ऊपर चले 1 to 5, बस इधर, ये इधर ही रुक जाइएगा। आप जब रिटर्न में जाएंगे तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, आप ये सारे टैब वो हैं, ये मैंने वहाँ से उठाए जो रिटर्न के अंदर है, मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड लेस नहीं की। 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, गेन्स, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्स इनकम, टैक्स क्रेडिट, करते करते आप वेल्थ स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये 12 टैब है जो आप पे एप्लीकेबल होगा वो आपने फिल करना है। जो नहीं होगा, मसलन एक बंदे की सैलरी इनकम है ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है उसको फिल करने की, बल्कि शुरू में आपसे वो पूछेगा, आपने बताना है कि आपकी क्लाइंट की हेड ऑफ इनकम कौन सी है। अगर आप सिर्फ सैलरी को टिक करेंगे, वो बाकियों को नहीं दिखाएगा आपको। तो आप पहले चेक कर लें कि आपके क्लाइंट की सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है। अगर 5 ही हेड ऑफ इनकम है तो 5 को क्लिक करें, यस करें, 5 को टिक करें, यस करके ओके करें, वो आपको 5 हेड दिखाएगा। जिस हेड को आपने क्लिक ना किया वो रिटर्न में आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर बाद में आपको याद आ गया कि यार इसका बिजनेस वाला स्किप हो गया, तो आप वापस जाके बिजनेस को क्लिक कर सकते हैं, वो आपको बोला हेड ऑफ इनकम दिखाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप ये ज़रा एक स्टेप नीचे आइएगा इमरान साहब, अगली फाइल, अगला पेज, बस इधर ही। पहले क्या होता था 25 तक कि आपके डिडक्शंस के जो नेक्सर थे वो सेपरेट थे, NTR फिक्स्ड सेपरेट वाला। अब उन्होंने क्या किया है कि जहां आपकी इनकम आएगी ना 5 हेड्स, उसके अगेंस्ट जो टैक्स कटना है वो नीचे ही आ रहा है उसके। आप यहां देख सकते हैं कि आपको अगर सैलरी फर्ज करें आपको मिली एक बंदे से 10 मिलियन, उसने आपका टैक्स काटा, अज्यूम करता हूं मैं 10 लाख रुपए, तो वो 10 मिलियन भी ऊपर आ रहा होगा और 10 लाख नीचे आ रहा होगा जो टैक्स कटा हुआ है। तो उन्होंने नीचे ही आपके डाल दिया है कि जो टैक्स उसने आपका काटा हुआ है वो इनकम के साथ ही नीचे रिकंसाइल हो जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर लें, और बाकी इनके अलावा जो बचेंगे वो आगे ले जाइएगा। अच्छा जी, अब आप, ये हो गया 6ठा मेरा सवाल। अच्छा, इसमें पीछे आइएगा ज़रा, यहाँ रुकिएगा। अच्छा, आपको अगर 5 हेड ऑफ इनकम तो मैंने क्लियर कर दी है, इसके अलावा ना मेरे पास 3 हेड और भी हैं, फॉरेन सोर्स इनकम, एग्री इनकम और नील इनकम। अगर आपके क्लाइंट एक स्टूडेंट है,
उसको प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से ATL में आपको लाना पड़ गया, तो सोर्स ऑफ इनकम तो कोई नहीं है उसकी, तो आपने नील इनकम को क्लिक करना, बाकी इनकम खुद ही गायब हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी एग्री इनकम है तो आप उसको भी टिक करें, अगर फॉरेन सोर्स है उसको भी टिक करें, अगर सारे ही हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम भी है, फॉरेन सोर्स इनकम भी है, एग्री इनकम भी है, अब ऑब्वियसली नील तो होगा नहीं, तो फिर आप सबको टिक कर दें, क्लिक कर दें और यस कर दें, तो शुरू में ही आपका वो सारा कुछ आपको नीचे दिखा देगा। यानी गर्ज ये है कि जिसका जो सोर्स ऑफ इनकम होएगा वो दिखाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, नहीं करेंगे तो वो उसको नहीं दिखाएगा। इमरान साहब इसका ना सीरियल नंबर 18, अब आगे चले जाइएगा, आगे आगे, इसको अब छोड़ दें। बस इधर, अब इसको मैंने 18-19 को मर्ज कर दिया है। देखिए, एक है फॉरेन सोर्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, और एक है लोन्स के पर्टिकुलर्स। अब जो पैसा आपको भेजेगा, ये देखिए 39 का, पहले तो गिफ्ट आपको पता रिलेटिव के अलावा नहीं होगा, अगर हुआ तो वो इनकम बना के आपको टैक्स लगा देगा। गिफ्ट की ममानत नहीं इनकम टैक्स लॉ में, बट वो रिलेटिव के अलावा नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, गिफ्ट जो डोनर है उसका नाम, उसका CNIC, NTN जो भी एप्लीकेबल है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गिफ्ट एंड अमाउंट। इसी तरह लोन, जो आपको लोन देगा उसका नाम, NTN जो भी ये दोनों मिक्सअप है। अब आप ये नहीं कह सकते जी लोन फ्रॉम फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपया, उसने कहा ठीक है 1 करोड़ तो ठीक है, ये बंदा कौन है, एक से ज़्यादा एक है, उसका नाम दें। उसके बगैर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को वो आगे नहीं जाने देगा, आपको वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। आपको बड़ा क्लियरली मार्क हो रहा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो अब जान नहीं छूटेगी, उसके बगैर ये आगे नहीं जाने देगा आपको। शुरू में तंगी ज़्यादा है, आप मेहनत कर लेंगे, आगे जाके आपके केस के खुल भी गया, अगर केस ऑडिट खुल जाता है, सो व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, टेबल पे रखें आप। कैसे नहीं मिलेगा इंसाफ आपको? आप पेपर वर्क मजबूत करें, लॉ के मुताबिक करें, तो अच्छा काम करेंगे, आपका क्लाइंट भी खुश, आपके साथ एसोसिएटेड बंदे भी खुश, और सबसे बड़ी बात कि खुदा भी खुश आपसे। और क्या चाहिए बंदे को? और इसके हाल आपके अकाउंट में इबादत भी लिख दी जाएगी कि आपने अच्छा मशवरा दे के अच्छा काम किया। और हलाल पैसे से बढ़ के और चीज़ क्या हो सकती है बंदे के लिए? चले आगे चलते हैं। ये हो गया जी आपका पर्टिकुलर्स जो लाजमी आपको देने पड़ेंगे। तो अब आप हवाइयाँ एंट्रियाँ नहीं डाल सकेंगे, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, लोन फ्रॉम अदर्स, गिफ्ट फ्रॉम फलाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वो नहीं होगा। अब आपने करना है जी मेरे साथ 8 पॉइंट में से, वो तो मैंने कर लिया आपका, मैंने CVT आपको करा दिया, डीम्ड इनकम मैंने आपको करा दिया, और सुपर टैक्स भी मैंने आपको करा दिया। अब आ जाता हूं, जैसे मैंने कहा था कैपिटल गेन के अंदर वो अब आपसे मांग रहा है ब्रेकअप। इमरान साहब ज़रा पीछे आइएगा, एक बस इधर ही, इधर ये देखें आप, ये ज़रा देखें बी क्या कह रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 37(1)A, सिक्योरिटीज़ FTR सेपरेट ब्लॉक 37A, और पहला वो क्या कह रहा है, अदर देन B एंड C, और वो क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर, मेडेलियन, एंटीक, ज्वेलरी जो बात हो रही थी। तो ब्रेकअप उन्होंने आपसे मांग लिया है। अब आप ये नहीं कह सकते बस जी ये आप टोटल कैपिटल एसेट बस ठीक है। क्या टोटल एसेट भाई, इसका ब्रेकअप क्या है, कि क्या है नेचर बताओ इसकी। आप वो आपसे मांगेगा, सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटीज़ में लेके जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल में, और उसके अलावा जितने एसेट बचेंगे वो 37 के अंदर जो कवर्ड होंगे उनका ब्रेकअप उन्होंने आपसे मांगना है। ज्वेलरी है तो ज्वेलरी, मेडेलियन जो भी है, बहरहाल इसी तरह उसका टैक्स भी नीचे आएगा। तो कैपिटल गेन एक एक्सटेंशन के साथ आ रहा है आपके पास। सैलरी और रेंट में एक चीज़ कॉमन, सैलरी में आप एम्प्लॉयर का नाम दिए बगैर आगे नहीं जा सकते। रेंट में अगर आपने रिसीव किया तो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसका रेंट आपके पास आ रहा है, उसके बगैर वो आगे नहीं जाने देगा आपको। सो ये चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ गई। प्रॉफिट ऑन डेट पे ना बड़ी लड़ाई की। आपका पॉइंट होगा जी ये 27 नंबर इमरान साहब, शीट एक बनाई हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ना बड़ी जगहों पे सवाल आया कि जी प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है बंदे के पास, इस पे ना कोई 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे आए। पहला क्वेश्चन, नेशनल सेविंग सेंटर में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी 3 तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट एक ही ग्रुप के अंदर है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एंड डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, 3 तरह की इन्वेस्टमेंट है और तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर आपके पास रेगुलर इनकम या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है और प्रॉफिट आपका 50 लाख के अंदर है तो 15% आपका फिक्स टैक्स है जो आपने देना है और वही वो काटेंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको पता विद होल्डिंग टैक्स नहीं होता, लेकिन रेसिपिएंट मैक्सिमम 5% और कम से कम अगर होगा तो 0% उसको टैक्स लगेगा। सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 या 3 का क्लॉज 6 है, उसमें आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को, ये मिलता ही सीनियर सिटीजन को है कि रेट भी ज़्यादा होता है, विद होल्डिंग भी नहीं होता और आगे जो टैक्स होना है वो भी 5% से ज़्यादा पे नहीं जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से 6 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो पहले तो उस पर भी होल्डिंग टैक्स नहीं होगा, दूसरा इस पर रिटर्न दूसरी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा होता है और तीसरा आप अपना नॉर्मल टैक्स निकालेंगे 6 लाख पे 0% और मैक्सिमम क्या है 5%, तो 6 लाख का 5% 30,000 या नॉर्मल टैक्स विच एवर इज लोअर। एक और बेनिफिट, तो सीनियर सिटीजन को ये बड़ा अच्छा बेनिफिट उन्होंने दिया हुआ है, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे, अमाउंट भी सिक्योर्ड, प्रॉफिट भी ज़्यादा और टैक्स भी कम। अच्छा, इसके एक बरक्स अगर मैं बैंक में जाता हूँ तो बैंक का रेट भी कम, विद होल्डिंग भी 20%, तो वो दोनों तरफ से मार पड़ रही है अब लोगों को कि वही वो रेट भी कम हो गया और ऊपर से टैक्स भी 20% हो गया, और अगर नॉन ATL में हुआ तो 40% हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉफिट ऑन डेट में हुआ ये कि लोगों का पैसा आना शुरू हो गया, बाकी रह गया डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। 10 साल बाद अगर आपको पैसे मिलते हैं तो 2 ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगी। 39(4)A सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको एरियर प्रॉफिट आएगा तो 2 ऑप्शन आपके पास खुल जाएगी, या तो आप करंट ईयर में ऐड करें, मसलन आपने लगाया 1 करोड़ रुपया, 10 साल आपको सब्र करना पड़ेगा, अगर वो 2.5 गुना बढ़ा के आपको देगा आपको 35 मिलियन मिलेगा 10 साल के बाद, इंक्लूडिंग योर अमाउंट जो आपने 10 मिलियन लगाई थी। तो जो लोग अमूमन शादियाँ होती हैं या लोग इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं यार बच्चों के लिए ना ये मैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, कल को जब ये बड़े होंगे इनके लिए कोई शादी करनी, प्रॉपर्टी खरीदनी, गाड़ी कोई चीज़ है तो बड़े आराम से ये चीज़ मेरी बन जाएगी। तो वो इफेक्टिव जो रेट इस वक्त आ रहा है पर ईयर वो 25% है, या जब मैं आपको 2.5 गुना बढ़ा के दूंगा तो उसका इफेक्टिव रेट आप निकालेंगे तो पर ईयर 25% रिटर्न आपको आ रहा है, जबकि अगर वैसे आप लेंगे तो वो 10-11% ही आपको देते हैं वो। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। अब पैसा या तो मैं करंट में ऐड करके उस पर टैक्स दे दूं, या जिन सालों से वो बिलोंग करता है उन सालों की इनकम में जाके उसको ऐड करूं जो उस वक्त एप्लीकेबल रेट था, क्योंकि ये फिक्स टैक्स में ज़्यादा रहा है। तो फिर वो आपको याद होगा पहले अनलिमिटेड अमाउंट होती थी, फिर वो 36 मिलियन हुई, फिर वो 10 मिलियन हुआ और अब ये 50 लाख है। तो आपको सालों में डिवाइड करना पड़ेगा उसको कि जिस साल में जो रेट मुझे लगेगा, मसलन अगर पहले रेट 10% था वो 15% काट के देगा तो बाकी 5 आप रिफंड मांग ले, लेकिन अगर आपको लगता ही 15 है तो फिर आपको ओबियसली वो 15% ही आपको देना पड़ेगा। कुछ केसेस में हमने लोगों के रिफंड भी निकाले, वापस लेके दिए उनको पैसे कि भाई आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे 15% उन्होंने काट लिया है, जबकि आपका पहले टैक्स जो था वो कम बनता था, इसलिए आप इसमें रिफंड मांग सकते हैं, वरना वो सारे ही आप ऑफर करेंगे तो वो इतना ऊपर चला जाता है, संभालना मुश्किल है। नंबर 1। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि जो बाहर से पैसे लोग ला रहे थे ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी, यार इधर हम इन्वेस्ट करते हैं आपका मुल्क छोड़ता ही कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्लॉजेज हमने निकाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 78, ठीक है, और 79 है। अब इसमें ना 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप क्लॉजेज में चले गए, देखें ये सारे कंडीशनल हैं,
जितने भी टैक्स क्रेडिट डिडक्शन और एग्जम्पशन होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। अगर आप उनकी कंडीशन या कंडीशंस को मेट करेंगे तो तभी आपको वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो अगर आप इन क्लॉजेज में चले गए तो 0% भी है, 10% भी है, 15% भी है, और अगर आप 50 लाख से ऊपर चले गए और एग्जम्पशन या रिड्यूस में ना गए तो फिर वो 20% वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये आप डिफरेंट क्लॉजेज यूज़ कर लें, जहाँ नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट को जहाँ जहाँ बेनिफिट है वो आप उसको लेके दें, ताकि उनको मैक्सिमम सेविंग हो सके। और ये स्टैट्यूटरी राइट है टैक्स पेयर का कि जहाँ उसको बेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको यूज़ करें। बाकी आप सवाल करेंगे तो उसको देख लेंगे। अच्छा जी, फिर आप आएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है, वो ये है कि जिस तरह लेट रिटर्न अपलोड हो रही है उसमें भी करेक्शन होनी है, तो इंशाल्लाह ताला डेट तो बहरहाल बढ़ेगी। उसके बाद भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप थ्रू लेटर भी डेट मांग सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ें पहले क्रिटिकली स्क्रूटनाइज कर लें, तब उसकी रिटर्न जो है फिर फाइल करें। अच्छा, फिर आ गया सवाल बिल्डर और डेवलपर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आपकी सीरियल है जी 23, इसमें पीछे होगी बस इधर। इस पे हमारी काफ़ी केस भी प्लीड हुए, एक दो डिस्कशन भी काफ़ी हुई। सवाल ये है कि पहले भी और लोगों से भी बहस हो रही थी, ये बिल्डर और डेवलपर का करना क्या है। आपको पहले ये तय करना है कि क्या आपका क्लाइंट बिल्डर या डेवलपर की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। अगर आप सिर्फ प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट बेच रहे हैं, ना आप बिल्डर हैं ना आप डेवलपर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं जनाब, वो इसमें नहीं आएगा। अच्छा, आप सिर्फ क्या करते हैं, लैंड दूसरे की है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, आप बिल्डर और डेवलपर नहीं हैं। तो फिर बिल्डर एंड डेवलपर कौन है? जो अपनी बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके रेजिडेंशियल, कमर्शियल या दूसरी वो बिल्डिंग बेचेगा, वो बिल्डर है। जो स्कीम खरीद के डेवलप करके सड़कें, यूटिलिटी, सारे पार्क सब कुछ बना के बेचेगा, वो डेवलपर है। और जो ज़मीन भी लेगा, डेवलप भी करेगा और आगे कंस्ट्रक्शन भी करेगा, वो बिल्डर कम डेवलपर दोनों बन जाएगा। तो इसमें आने के लिए पहले बिल्डर एंड डेवलपर बनना ज़रूरी है। फिर क्या होगा, फिर आपको 3 रेट्स आपके सामने आएंगे। बिल्डर का 10% है ग्रॉस रिसीट का, डेवलपर का 15% है, और दोनों का मिक्स करेंगे तो 12% है। लेकिन ये टैक्सेबल इनकम आएगी, इसके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाएगा और ये मिनिमम टैक्स होगा। इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करेंगे, जो टैक्स बना विच एवरेज जो हायर होगा वो आपको 7F के मुताबिक बिल्डर और डेवलपर को वो देना पड़ेगा। ये आपका 7F के कुछ क्रेडेंशियल है। अच्छा, मैंने एक उधर से छोड़ा था, वो आप आ जाए, एनेक्सर 21 में आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। इस दफ़ा ना पर्सनल एक्सपेंसेस को ना 2-3 तरीकों से अमेंड किया गया है, नई चीज़ें। बाकी तो वही है जो आप करते। एक तो ये, अब आपको एनेक्सर सेपरेट नहीं ये मिलेगा। ये वेल्थ रिकंसिलिएशन में एक प्लस का बटन है, वहाँ जाएंगे आप, क्लिक करेंगे तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके खुल जाएंगे। उसके अंदर 2-3 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर आपका जो लोकल और फॉरेन ट्रैवलिंग है वो अलग से उन्होंने मांग लिया आपसे। जो वेडिंग एक्सपेंस है वो अलग मांग लिया उन्होंने। शादी पे अमूमन जमा पूंजी उत्थे ही जनाब खर्च होती बंदे दी, तो उसी को पकड़ा उन्होंने, इसको अलग शो करो भाई आप। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात उन्होंने ये की, आपको याद होगा 25 तक जब आप फैमिली के साथ एक्सपेंसेस शेयर करते थे तो नीचे आप लिख देते थे जी बोर्न बाय फादर, बोर्न बाय ब्रदर या अदर्स, वो आप डालते थे। वो अब आपको रिकंसिलिएशन में नहीं मिलेगा, वो मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं मिलेगा, वो आपको रिकंसिलिएशन के इनफ्लो के अंदर चला गया। और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, मसलन आप 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिंपल सिटी के लिए, आपने कहा जी हमारा 20 लाख खर्चा है, 10 लाख वो पे करता है, 10 मैं पे करता हूँ। आपने पर्सनल एक्सपेंस 20 लाख का पूरा बनाना है, उसने भी पूरा बनाना है। जब आप रिकंसिलिएशन में ऊपर आएंगे तो ऊपर इनफ्लो में लिखा होगा प्लस में कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय अदर टैक्स पेयर, अदर ब्रदर या आपका जो भी रिलेटिव है, तो वो 10 लाख आपने ऊपर जाके डालना है, ताकि वो अलग से नज़र आए कि ये मेरे भाई ने या दूसरे ने बियर किया था। अब 20 में से 10 माइनस होगा तो ऑटोमेटिक 10 आपका बाहर आ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। ये 3 पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं।
रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंसेस। एक और बात, कभी भी इसमें कोशिश करें एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ना डालें, रियल एक्सपेंस डालें। बच्चों की फीस है, रेंट है, यूटिलिटीज़ है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, जो भी है वो आप कोशिश करें कि वो, अब फूड क्लोथिंग हर बंदा नहीं एक्चुअल डाल सकता, फिर आप कहेंगे नमक कितना खाया, चावल कितने खाए, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन एक एवरेज एक बंदा कितना एक साल में खर्चा कर सकता है, उस लेवल को, वो कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो, वो हाई भी हो सकता है। एक बंदा खाता ही महंगा खाना है, वो कहता है जी मैंने होटल के अलावा, अच्छे होटल के अलावा खाना खाना ही नहीं, तो बिल मेंटेन कर ले, कोई बात नहीं है, पता लग जाएगा। एक कहता है जनाब मैं तो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं दरमियान में आ जाता हूँ। तीसरा कहता है जनाब मैंने तो प्याज खा के गुजारा कर लेना है, मैं अचार खा लूँगा, मैं महंगा खाना नहीं खाऊँगा, मैंने पैसे बचा लेने हैं। तो केस टू केस बेसिस पे आपको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। अब एक और चीज़, आप कहते हैं जी पर्सनल एक्सपेंसेस अगर मैं कम कर दूं तो 111 सेक्शन में लिखा हुआ है जनाब, अगर आप अपने एक्सपेंडिचर उस लेवल से कम मेंटेन करेंगे जो हैं 111 सेक्शन आपको लगेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे जनाब ये कहाँ से आ गया अंदर, आपने 50 लाख का खर्चा किया, 100 आपने 10 लाख किया, बाकी 40 किधर गया भाई। तो इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस को इतना इजी मत लीजिएगा कि जनाब जो मर्जी मैं डाल दूं तो मैं बस बरी जमा हो जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखें और उसके मुताबिक चलें। अच्छा जी, अब मेरे पास, अच्छा इस रिटर्न में सबसे ज़्यादा नेक्सर किसके हैं? बिजनेस इनकम। आप निकालें सर 32, ऊपर आइएगा, शुरू जहाँ से हुआ था 32 की पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखे थे, आपको नज़र आएगा। बस 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 पीछे, नीचे नीचे, ये बस इधर, ये आप देखें, ये सी देखें आपका बिजनेस इनकम, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अदर रेवेन्यू, मैनेजमेंट, इनएडमिजिबल एडमिजिबल, 7F, सोशल मीडिया वाला, टैक्स रिडक्शन, बैलेंस शीट, ये सारे नेक्सचर, बल्कि डेप्रिसिएशन भी आगे जो आपका, ये ज्यादा मैक्सिमम आधा तो ये बिजनेस इनकम ही ले गया रिटर्न, सबसे ज़्यादा इसी का ही है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी इसके अंदर ही है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही इसके अंदर ही है। और इसी वजह से सेल टैक्स भी आ जाता है, आपको पता है, गुड्स का, सर्विसेज वाला अलग हो जाता है। तो इसको ज़रा चेक एंड बैलेंस में रखिएगा, अपने अकाउंट्स प्रॉपर बनाइएगा। अच्छा जी, फिर आप सर आ जाएं, मैंने आपसे बात करनी है, अब आप कर लें, पहले कर लेते हैं हम 18 की, नहीं नोट आप निकालें, सीरियल 30 निकालें जी। ये बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपके पास दो तरह की होगी, एक ऑडिटेड और एक अनऑडिटेड। अगर आपने अनऑडिटेड बैलेंस शीट भी फाइल करनी है तो आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई करके तो फिर बना के दें, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट उन्होंने आपसे मांग लिया। अच्छा, बैलेंस शीट में, इनकम टैक्स रिटर्न में और रिकन्सिलिएशन में, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि स्पेसिफाइड हेड को पहले आप शो कर दें, बाकी सारा अदर्स में चला जाएगा। अगर आपसे मोटर व्हीकल मांगा गया तो अदर्स में ना डालें, अगर आपसे प्लांट एंड मशीनरी मांगा गया तो अदर्स में ना डालें, जो स्पेसिफाइड है उसको स्पेसिफाइड में मेंशन करें, उसके अलावा जो बच जाएगा उसको नॉन स्पेसिफाइड में डाल दें। आगे चले जी अगले पेज पे ज़रा। अच्छा, अब कंपनीज के लिए आपको पता ऑडिट लाजमी है, ये पॉइंट आप जेहन में रखिएगा। अगर आपकी एओपी की टर्नओवर 300 मिलियन से ज़्यादा है उस साल में, या और अबव इन और इन एनी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने जैसे आपको स्मॉल रिटेलर्स में पढ़ाया था कि 200 मिलियन की टर्नओवर करंट ईयर या पिछले 3 सालों में, करंट को शामिल करके पिछले 3 सालों में 200 मिलियन से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो आप रिटेलर वाला बेनिफिट नहीं ले सकते। इसमें उसने ये कहा कि आपका 300 मिलियन करंट ईयर या पिछले किसी भी साल में अगर 300 मिलियन से ज़्यादा था तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स एओपी में फाइल करना लाजमी किया हुआ उन्होंने, नंबर 1। दूसरी एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप फाइनल टैक्स रजीम के केस में हैं और आपकी अकाउंटिंग इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा है, 111(4)(a) जाके पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना लाजमी है। तो कंपनी अलग हो गई, एओपी अलग हो गई, और बाकी जो इम्प्यूटेबल इनकम वाले हैं वो अलग हो गए। तो 3 तरह के ऑडिटेड अकाउंट्स आ रहे हैं। कंपनी तो करेगी ऑडिटेड, एओपी भी आ गई,
और इम्प्यूटेबल इनकम, तीनों में से किसी एक, दो या तीन जिसमें आप फॉल कर गए तो ऑडिटेड अकाउंट देना लाजमी होगा। अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल ये भी था, अच्छा ऑडिटेड वो भी हो गया। अच्छा फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैंने सेपरेट रखा हुआ है 31 नंबर पे, ज़रा इमरान साहब ज़रा आगे, एक और स्टेप आगे, बस यहाँ, ये सी ज़रा देखिएगा। इसमें उन्होंने ये कहा लेडीज़ के लिए अच्छी खबर जी, हमारी बहनें और बेटियाँ सब जो लोग इसमें शामिल हैं लेडीज़, ये पुरानी क्लॉज है सेकंड शेड्यूल की। उसने ये कहा है कि अगर कोई फीमेल बिजनेस चलाती है एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, एज ए AOP, शर्त यह है कि उसकी ओनर सिर्फ फीमेल्स होंगी। हूँ हस्बैंड कट के लेडी ना बिच पा लेना, वो नहीं भी बीच में आएगा। इसकी ओनर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी। रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा आपका 2021 के बाद, आपका डेट है इसकी 1 जुलाई 21 या 20 के बाद, 21 के बाद आपका बिजनेस शुरू होना चाहिए। तो जो उनका बिजनेस इनकम में टैक्स आएगा नॉर्मल, उसमें उनको 25% छूट दी जाएगी। ये लॉ खुद दे रहा है ताकि फीमेल्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपना बिजनेस एज ए फीमेल के तौर पे इसको कैरी करें। वैसे मैं कह रहा था बंदों को भी दे देते तो अच्छा था, चले, तो वो फीमेल को ज़रा इंसेंटिव देने के लिए, वो है ही बेसिकली इंसेंटिव फीमेल्स के लिए। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए इमरान साहब 28 नंबर ज़रा पीछे कीजिएगा, बस इधर। अब मेरा सवाल अगला ये रेज हो गया, ये कंपनी AOP और इंडिविजुअल की रिटर्न में फ़र्क क्या है? पहला, सैलरी इनकम AOP और कंपनी की नहीं होती। दूसरा, वेल्थ स्टेटमेंट और कंसीलेशन AOP और कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। तीसरा, रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम आपको पता डिफरेंट है, नॉन सैलरी वाला मिल सकता है AOP के साथ, वरना डिफरेंट है। डिडक्टेबल अलाउंसेस इनके मुख्तलिफ हैं और टैक्स क्रेडिट भी इनके आपस में मुख्तलिफ है। तो इसको भी ज़हन में रखिएगा, जो रिटर्न आप बना रहे हैं उसके मुताबिक ही आपने सारा कुछ लेना है। 31 में वापस आइएगा, पहला पेज, बस इधर। फिर मैंने सोचा कि सैलरी वाला बंदा जो कि हर तरफ से पिस रहा है, देखें आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपको चीज़ महंगी मिलेगी आप महंगी बेचेंगे। सैलरी वाले को इंसेंटिव उस तरह नहीं मिलता, 10% साल के बाद, 5% कभी नहीं भी मिलता। तो सैलरीड पर्सन को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो सकता है? मेडिकल अलाउंस की वजह से, कंडीशन मेट करके। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जो कि आपको फूड, ओबियसली होटल है या कैंटीन है या हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी या एजुकेशन आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है जो कि वो एजुकेशन दे रहा है, इन तीन केसेस में अगर आपको कोई इंसेंटिव वो दे रहा है तो वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। पहले का क्लॉज है 139 सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, दूसरे का क्लॉज है 53A सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, दोनों ही पार्ट 1 के अंदर है। तो ये सैलरी वाले को काफ़ी बेनिफिट है। और अगर वो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए कोई पैसा वापस आता है, वो तो वैसे ही उसकी इनकम नहीं होती, आपको पता है, वो उसको वैसे ही इनकम ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एम्प्लॉई है तो सेकंड शेड्यूल में एग्जम्पशन और कुछ सेक्शन पढ़ लीजिएगा, 51 to 58 तक मेरा ख्याल है, उसमें देख लीजिएगा। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के इंसेंटिव और अलाउंसेस वगैरह चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई हैं ताकि उनका वही टैक्स जमा हो जो कि ड्यू टैक्स बनता है। अच्छा जी, अब मेरे पास बच क्या गया? मेरे पास एक तो बचा जी रिफंड, उस पर बहस होनी है और अल्लाह आपका भला करे। और क्या बचा? हाँ जी, अब मैं आ रहा हूँ जो, अच्छा वो आप ज़रा ऊपर आइएगा, पिछली शीट शुरू में 1 पे, उसमें देख लेते हैं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जो इसके अलावा रह गई हो। नीचे, ऊपर ऊपर, और ऊपर ऊपर ऊपर, चलो ठीक है, आगे, बस बस ठीक है वो। अच्छा, अब मेरे पास आ गया 2 पॉइंट रह गए आपके, वो करके तो फिर आप अपने क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको रेज कर लीजिए। एक ना आपको याद होगा कि जब आप
पहले रिटर्न के अंदर एक रिफ़ंड की एडजस्टमेंट की आपको जगह दी गई, तो पहले आप जो भी अमाउंट डालते थे तो वो एक्सेप्ट कर लेता था, कभी करता था कभी नहीं करता था, कभी कम कर देता था कभी कुछ था। सवाल अब ये रेज हो गया कि क्या कोई बंदा ये जवाब दे सकता है कि आप अपने पिछले रिफंड नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं? इसका सेक्शन कौन सा है? किस लॉ के तहत आप एडजस्टमेंट लेते हैं? आप में से कोई बताना चाहे? नहीं, वो तो आपकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो तो पुराना था। अभी इस वक्त प्रेजेंट लॉ में फर्ज करें मेरा 25 में 2 लाख का रिफंड पड़ा हुआ है, 26 में मेरी पेमेंट आ गई 1 लाख रुपए पेएबल, तो ये जो 2 लाख मैं आगे जाके एडजस्ट करूंगा 1 लाख की हद तक, ये किस कानून के तहत आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं? कौन बताता है आपको? वैसे तो 170 ही है, लेकिन वो रिफंड है। तो आपने क्या कि सर मुझे सपोर्ट कर दिया, फिर सेक्शन कौन सा है? नहीं, क्यों जरूरत नहीं है सर? आप नहीं लॉ के तहत वो मैं बताता हूँ सर। चक्कर ये है, हम लोग उनके पास गए जनाब, उन्होंने कहा जी आपका तो हम पिछला एक्सेस पेमेंट ना एडजस्टमेंट हमने आपको नहीं देनी, आप पहले रिफ़ंड एप्लीकेशन दें। मैंने कहा देखें सर बात सुने, मैंने रिफ़ंड आपसे मांगा ही नहीं है, मैंने तो एडजस्टमेंट मांगी है आपसे। रिफ़ंड में पैसा मुझे मिलना है और एडजस्टमेंट में पैसा आपको मिलना है। दूसरा, इस पे ना एक बड़ी मशहूर जजमेंट है, फेमस ब्रांड की जजमेंट है हाई कोर्ट की। जब आप रिफ़ंड मांगते हैं, देखें जब आप रिफ़ंड मांगते हैं, अच्छा अब ये चक्कर क्या है वो मैं बताता हूँ। जब आप 2 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, 120 का 1B वो ये कहता है कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो डीम टू बी ऑर्डर होगा फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। पहला पॉइंट ये है। पहला पॉइंट क्या है? जो मैंने कहा था ऑस्ट्रेलियन ने बनाया, 120 सेक्शन आया, तो 120 का सब सेक्शन 1 का B जब आप पढ़ेंगे कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो डीम टू बी ऑर्डर होगा ऑन द डेट ऑफ, जब आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाएगी, फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। लेकिन इस ऑल पर्पसेस में से आपने रिफंड की कंपनसेशन को 171 सेक्शन में माइनस कर देना है, बाकी पर्पसेस के लिए ये आपका ऑर्डर ही है। तो जब डीम टू बी ऑर्डर है तो फिर मेरे पास, जब मैं रिफंड मांगता हूं तो सबसे पहले आप एरियर मेरे को माइनस करते हैं उस लॉ में, फिर अदर लॉ वाले माइनस करते हैं, फिर कुछ बचता है तो मुझे रिफंड देते हैं। तो आपने किस लॉ के तहत एडजस्टमेंट की थी? पहले 170 के अंदर था जब मैंने अप्लाई किया था, तो आपके पास 120 1B है, रेड विद 71 जो सेक्शन होगा, तब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको जवाब आएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफंड एंड एडजस्टमेंट, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फेमस ब्रांड की हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो मैं इमरान साहब को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। जी ऐसा ही है, यही वो पॉइंट है ना, यही फेमस ब्रांड ने कहा कि जब बंदा रिफंड मांगता है तो आप भी तो पहले पेएबल ही माइनस करते हैं ना उसका। वो कैसे माइनस किया आपने? जब उसकी बारी आती है तो आप कहते हैं एप्लीकेशन दें। ऐसा नहीं है, 120 1B के होते हुए रेड विद 171 के एक्सप्लेनेशन से तो आपको जवाब जो है वो पूरा आ जाएगा आपके पास। ऑल पर्पसेस वाला सर, ऑल पर एक्सेप्ट जब आप रिफंड पे कंपनसेशन मांगेंगे। अगर मेरा रिफंड पहले क्रिएट होना है, मैंने कंपनसेशन मांगनी है, मुझे वक्त पे पैसा नहीं दिया गया, तो उस पर्पज़ के लिए जब तक रिफंड क्रिएट नहीं होगा आपका टाइम शुरू नहीं होगा, वो कंपनसेशन ही आपको मिलेगी। बाकी ऑल पर्पसेस के लिए डीम टू बी ऑर्डर हो चुका हुआ है। ये थे जी, मैंने कोशिश की कि टाइम को सेव करें, तरीकाकार मैंने बदला कि इसको क्वेश्चन आंसर्स के चक्कर में बंदा बना के खुद ही बनाए और उसको जवाब दे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे साथ कर सकते हैं।